नमस्कार मित्रों। आज 14 अप्रैल सन 2022 है। निश्चित तौर पर 14 अप्रैल सन 2022 पूरे विश्व में जिस नाम से विख्यात है वो प्रसिद्ध डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से जाना जाता है। आज की वर्तमान स्थिति में जो अभी तक हमने थोड़ी बहुत किताबों में उनका लिटरेचर पढ़ा है, तो हमारा हमेशा से एक यही सोच रहती है कि वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर हम कुछ उसमें निकालें, कुछ नया सोचें, कुछ नई खोज करें और उस खोज से यदि सर्व समाज का भला होता है तो निश्चित तौर पर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही इस भारतवर्ष के अंदर बहुत बड़े विद्वान थे। ऐसे बहुत से ऋषि मुनि हैं, बहुत से राइटर हैं, बहुत से लेखक हैं जिन्होंने इतिहास में ऐसे ऐसे लेख लिखे हैं जिससे हमारे मानव समाज को नई दिशा प्रदान होती है और हमेशा होती रहेगी। अब हम सभी उन महान विभूतियों का नाम तो नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि सभी महान विभूतियों का यदि हम नाम लेते हैं तो शायद उसी में वक्त निकल जाएगा। किंतु जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अंतिम समय का जो उनका मूल स्रोत था, मूल वक्तव्य था, जो वो खुद ख़ास तौर से एससी समाज, बैकवर्ड समाज और जनरल समाज में जो गरीब वर्ग का व्यक्ति था, उसके लिए जो उन्होंने एक अमर वाक्य बोला था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। हमारा मानना है शिक्षित बनो के पीछे उनका मतलब क्या रहा होगा। आज की परिस्थिति में मैं ये कहना चाहूँगा, शिक्षित बनो का मतलब बेसिक शिक्षित बनो। सिर्फ साक्षर होने से काम नहीं चलने वाला, सिर्फ साक्षर होने से आप तरक्की नहीं कर सकते हैं। सिर्फ उतना शिक्षित हो लेते हैं जिससे सिर्फ आपको एक छोटी सी नौकरी मिल जाती है, तो आप शिक्षित नहीं हैं। शिक्षित किसे कहते हैं? बेसिक शिक्षित। बेसिक शिक्षित उसे कहते हैं कि आपको हिंदी पर कमांड होना चाहिए, हिंदी आपको सही तरीके से लिखना आना चाहिए, शुद्ध रूप में बोलना आना चाहिए, शुद्ध रूप में पढ़ना आना चाहिए। और हिंदी का जो जन्म हुआ है वो हमारी एक और मातृभाषा है, वो है संस्कृत। संस्कृत का भी ज्ञान होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आम बोल चाल भाषा में संस्कृत का इस्तेमाल करें, किंतु संस्कृत का भी आना आवश्यक है। यदि आप संस्कृत में कुछ शब्दों को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, और यदि आने वाले समय में किसी भी प्रकार की दुविधा या असुविधा होती है तो निश्चित तौर पर आप अपना मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। तो कुल मिला के मेरा जो फोकस है, शिक्षित बनो। शिक्षित बनो का मतलब बेसिक शिक्षित बनो। कक्षा 1 से लेके कक्षा 8 तक के जो भी विषय होते हैं उस पर पूरा कमांड होना चाहिए, चाहे वो कोई भी विषय हो। पढ़ लेने से, कक्षा में पास हो लेने से, अच्छे नंबर लाने से वो शिक्षित व्यक्ति नहीं कहलाता, वो सिर्फ एक काम चलाऊ व्यक्ति ही कहा जा सकता है। शिक्षा उसे कहते हैं कि पढ़ने के बाद जिस तरीके से आपको समझ में आया है, ठीक उसी तरीके से आप अपनी पीढ़ी को, अपने भाई को, अपनी बहन को, अपने पड़ोसी को, या यदि आपके पास कोई रोज़गार नहीं है तो उसी शिक्षा के माध्यम से वर्तमान स्थिति में जो इस समय महीने का खर्च होता है उसको शिक्षा के माध्यम से ही आप 20-25 हज़ार रुपये यदि कमा लेते हैं तो ये मान के चलिए आप शिक्षित हैं। मेरे हिसाब से शायद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने शिक्षित बनो का यही अर्थ
निकाला होगा, किंतु सुनने में, देखने में, समझने में हर व्यक्ति स्वतंत्र है और वो निष्कर्ष निकालने के लिए भी स्वतंत्र है। उसके बाद कहा है संगठित रहो। संगठित रहने का मतलब ये नहीं है कि आपको संगठित रहने के लिए किस चीज़ के लिए कहा गया। संगठित रहना है तो सबसे पहले आप अपने खुद के घर में संगठित रहें। आपके जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो आपकी बात की अवहेलना ना करें। आप अपने बुज़ुर्गों का सम्मान करें। पत्नी से संबंधित जितने रिश्ते हैं उनमें प्रेम व्यवहार, प्रेम मिलाप बना रहे। ज़रूरत पड़ने पे यदि आप किसी तकलीफ़ या परेशानी में फंस जाते हैं तो आपको किसी दूसरे के सहारे ना रहना पड़े। आपके सिर्फ़ एक फ़ोन पर, एक मैसेज पर जितने भी लोग हैं वो कम से कम परेशानी के समय पर वो संगठित हो जाएं। अन्य स्रोतों में वो भले असंगठित रहें, वैचारिक असमानता रहे, विचारों में समानता भले ना हो, वो आपकी बात को ना माने, किंतु इमरजेंसी में आपके परिवार में, आपके ख़ानदान में एक ऐसी परंपरा डालनी होगी कि आप तत्काल प्रभाव से संगठित हो जाएं। जिस तरीके से कुछ धर्म ऐसे हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो शायद कभी वार्तालाप भी नहीं करते होंगे, किंतु यदि उनके परिवार ख़ानदान में या कोई ट्रेजेडी हो जाती है तो पूरा हजूम सा इकट्ठा हो जाता है। इस तरीके से आपको दिखावटी तौर पर संगठित होना है। व्यक्तिगत लाभ हानि में आप एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, विचार भिन्न हो सकते हैं, किंतु जब आप संकट के समय में हों तो आप ऑटोमेटिक संगठित हो जाएं। शायद डॉक्टर भीमराव भी यही सोच रख रहे होंगे। उनके सामने तो मैं उनकी चरणों की धूल भी नहीं हूँ, किंतु ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। तीसरा कहा है संघर्ष करो। संघर्ष से पहले मैं फिर यहाँ आना चाहूँगा। संगठित, संगठन का मतलब क्या है? संगठन का मतलब होता है जोड़ना। उस चीज़ को हम कैसे जोड़ें कि वो जुड़ती जाए, कभी घटे ना। जोड़ने का तरीका ये है कि हम हमारे समाज में जितने भी शिक्षित लोग हैं वो किसी भी जाति, धर्म, लिंग, मज़हब से हों, शिक्षित यदि है तो हमें छोटा बड़ा, अमीरी गरीबी के बारे में नहीं सोचना। कौन किस जाति का है, कौन किस जाति का नहीं है। हायर लेवल पर यदि हम शिक्षित हो जाते हैं तो हमें सामने यदि हमारी जाति में ना होकर अन्य कोई दूसरी जाति का व्यक्ति है और वो शिक्षित है तो निश्चित तौर पर हमें उससे विवाह कर लेना चाहिए। पहला तो यह है कि हमें नई जाति को जोड़ने का अभिप्राय प्राप्त होगा। दूसरा, साइंटिफिक टर्म्स रिलेशन के हिसाब से हमारी जो आने वाली जनरेशन है उस जनरेशन का अलग तरीके से विकास होगा, क्योंकि जब तक हम आपस में ट्रांसपेरेंट रूप में हमेशा काम करते आएंगे, उनका इंटरचेंज नहीं करेंगे, आपस में जोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे, तो उसमें पैसों का महत्व नहीं देना है, सिर्फ शिक्षा के महत्व को देना है, पद के महत्व को देना है और दहेज को कम करना है। यदि आपके पास पैसा अधिक है तो अपने समाज में जो भी गरीब वर्ग के लोग हैं जिनको आप शिक्षा देना चाहते हैं, बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, उस तरीके से आप शिक्षा दे सकते हैं। शायद यही एक तरीका होगा सही तरीके से संगठित होने में। आखिर में आता है संघर्ष करना। संघर्ष हमें सबसे पहले अपने घर से सीखना होगा। कैसे सीखना होगा? ये हमें किसी दूसरे से सीखने की ज़रूरत नहीं है। हमारे माता पिता ने कितना संघर्ष करके हमको इस लायक बनाया है, पाल पोस कर बड़ा किया है, इस मुकाम पर पहुंचाया है। ठीक उसी तरीके से वो संघर्ष आपको भी करना है, क्योंकि जब आपके बच्चे आपको संघर्ष करते हुए देखेंगे, सुनेंगे, सी एंड वॉच करेंगे तो निश्चित तौर पर वो अच्छे पेरेंट्स आने वाले समय में बन सकते हैं। अच्छे
कलाकार बन सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में वो जहाँ भी जाएंगे उन्हें हमेशा आपके यानी पेरेंट्स का संघर्ष दिखाई देगा। लाख उनके पास किसी भी प्रकार की सुविधाएं हों। फॉर एग्ज़ाम्पल एक छोटा सा मैं देना चाहूँगा। राजा के जो उस ज़माने में पुराने ज़माने में संतानें हुआ करती थीं, तो 5 वर्ष के बाद 14 वर्ष तक जब तक वो नाबालिग होता है, अपने बच्चों को वो जंगलों में भ्रमण करने के लिए भेज दिया करते थे। वहाँ पे ऋषि मुनियों के द्वारा उनको उनका जो जीवन होता है, शैक्षिक जीवन, बालकाल जीवन जो होता है, वो बहुत कष्टमय होता है। कष्टमय जीवन की प्रेरणा लेने के बाद ही वो शिक्षा के क्षेत्र में, धनुर्विद्या के क्षेत्र में हो, युद्ध के क्षेत्र में हो, किसी भी प्रकार विद्वता के जहाँ पर बात आती है, वो निश्चित तौर पर सफल हो जाते हैं। और जहाँ पर सुविधाएं मिलती हैं, वो चाहे हमारे बच्चे हों, चाहे बच्चों के बच्चे हों, वो सिर्फ उतनी ही शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं जिससे सिर्फ और सिर्फ उनका विकास हो सकता है। जो वास्तव में टैलेंटेड होते हैं, गहराई से पढ़ते हैं, बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं, जिनका पढ़ाई के प्रति ही निश्चित तौर पर उनका फोकस रहता है, वो तो आगे निकल जाते हैं। किंतु जो बेसिक कंसेप्ट जिनका शिक्षा के प्रति या समाज के हिस्ट्री के प्रति नहीं क्लियर होता है, वो कुछ हद तक पीछे रह जाते हैं। ऐसे लोगों को सिर्फ हम यही कहना चाहेंगे कि वो शिक्षा के साथ साथ टैलेंटेड तकनीकी क्षेत्र में कोई डिप्लोमा या डिग्री लें, जिससे यदि शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें कोई छोटी मोटी नौकरी नहीं मिलती है, तो उनके पास कोई यदि टैलेंट होता है, कोई हुनर होता है। हुनर का मतलब ये नहीं है कि वे बहुत बड़ा हुनर होना चाहिए, जीटीआई का डिप्लोमा होना चाहिए। हुनर का मतलब होता है कि भोजन में पारंगत होना चाहिए, लकड़ी के काम में पारंगत होना चाहिए, पेंटिंग के काम में पारंगत होना चाहिए, ईंट गारा के जोड़ने के काम में पारंगत होना चाहिए, किस सब्जी बेचने के काम में पारंगत होना चाहिए, किसी एक ऐसी फील्ड में मास्टर होना चाहिए कि जब आप उस बिज़नेस को करें तो जो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति महीने में 25 से 50,000 रुपये या 1 लाख रुपये कमाता है, तो आप उसका 1/4 भाग अपने टैलेंट के माध्यम से प्राप्त कर लें। शायद जो मैंने अपना व्यक्तिगत विचार जाहिर किया है, कुछ लोगों को पसंद आए। शिक्षित बनिए, यानी बेसिक शिक्षित, शिक्षा की ABCD हिंदी अंग्रेज़ी अच्छी तरीके से आना चाहिए। काम चलाओ शिक्षा सिर्फ आप साक्षर हैं। संगठित इस तरीके से होना है कि आप किसी भी अपने समाज में जाएं तो आपको ये महसूस ना हो सके कि आप उस वर्ग से, उस जाति से लगाव नहीं रखते हैं। निश्चित तौर पर जब किसी दूसरे वर्ग, किसी जाति में आपकी बॉडी का ट्रांसफरेंस होगा, क्रियाकलाप ट्रांसफरेंस होंगे, तो निश्चित तौर पर ये संगठन हल्के हल्के मजबूत होता चला जाएगा। और संघर्ष तो मानव जीवन को करना ही है, किंतु वो संघर्ष इस तरीके से होना चाहिए कि आपके संघर्ष को देखकर आने वाले पीढ़ी जो है वो प्रेरणा ले। अंत में मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि पढ़े लिखे लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम को लेकर अन्य अराजनीतिक पार्टियां विभिन्न प्रकार के संगठन बना रहे हैं। ये शायद एक तरीके से कुछ हद तक अच्छा भी है और कुछ हद तक अच्छा नहीं भी है। अच्छा इसलिए है कि आप लाख कोशिश कर लें, हमारे समाज में वैचारिक क्रांति कहीं कहीं पर एक समान नहीं हो पाती है। उस स्थिति में संगठन टूटते हैं। खैर कोई बात नहीं है, आने वाले समय में संगठन भले ही बिखरे हुए हों, किंतु हमारी वैचारिक क्रांति एक होनी चाहिए। पढ़ा लिखा व्यक्ति, जो टैलेंटेड व्यक्ति होता है, वो अपनी विद्या के माध्यम से, अपनी शिक्षा के माध्यम से, अपने टैलेंट के माध्यम से, आर्थिक स्थिति के माध्यम से, अपने सारे स्रोतों के माध्यम से जो अशिक्षित लोग हैं उनको एक नई दिशा प्रदान कर सकता है। भले ही चाहे पढ़े लिखे लोग 50 लोग हैं, उनका संगठन 5,000 के ऊपर भारी पड़ता है। और जो अशिक्षित लोग हैं, उन 5,000 भी अशिक्षित लोग हैं, यदि वो किसी कार्य को करते हैं तो उनमें बिखराव की परिस्थितियाँ जो होती हैं
लगभग टूटने और बिखरने जैसी बनी रहती हैं। कुल मिला के अंत में मैं ये कहना चाहूँगा, हमारे संगठन कितने भी हों, हज़ारों की तादाद में हो, लाखों की तादाद में हो, किंतु वैचारिक क्रांति जो है वो एक होनी चाहिए, सोच एक होनी चाहिए। जब जब हमारे देश के अंदर या प्रदेश के अंदर जब भी कोई इलेक्शन का ऐसा माहौल आता है, तब वैचारिक क्रांति के अनुसार विद्वान लोगों के माध्यम से, शिक्षित लोगों के माध्यम से, उनको वोट के माध्यम से सामने वाले को एहसास करा दें, हर सूरत में एहसास करा दें कि आखिर उनका अपने समाज में, ख़ास तौर से प्रदेश में या विधानसभा में या संसदीय क्षेत्र में उनका क्या वजूद है। संघ भले ही आप टूटे हों, बिखरे हों, बस वैचारिक क्रांति सब लोगों की एक जैसी होनी चाहिए। अंत में मैं सभी लोगों से क्षमा मांगना चाहूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, किंतु जैसा हमारी सोच रही है उस तरीके से मैंने इसमें कुछ फेरबदल करने का प्रयास किया है। अंत में हम सिर्फ एक बात और कहना चाहेंगे, हमारा समाज जो पिछड़ा है उसके कई जो मूल कारण हैं, वो प्रथम बिंदु मैं ये बताना चाहूँगा वो शराब के बारे में, मदिरा के बारे में। इस शराब जैसे जानलेवा जहर से लोग, जितने भी लोग बच सकें, अपने आप, अपने आने वाली पीढ़ी को बचा सकें तो बचाने का प्रयास करें। यदि किसी कारणवश विशेष परिस्थितियों में पी भी रहे हैं तो उसकी एक मर्यादा बना कर रखें। टाइम लिमिट, स्टैंडर्ड, प्लेस, जो समय पीने का है उस समय पीजिए। आपकी लिमिट अगर 1 क्वार्टर की है तो 1 क्वार्टर पीजिए। स्टैंडर्ड अगर आपका मैकडॉवेल कंपनी का है या रॉयल स्टेज का है तो फ्री में कदापि ना पिएं। आप अपने पैसों से पिएं, क्योंकि जब आप अपने पैसों से पिएंगे तो निश्चित तौर पर आपको अपने पैसों का दर्द भी होगा, दुख भी होगा, और जो एक लिमिट है वो बरकरार रहेगी। प्लेस, स्थान ऐसा होना चाहिए, सीमित होना चाहिए, घर के अंदर होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए। निश्चित तौर पर कुछ हद तक आप इस मद्य निषेध से बच सकते हैं। दूसरा, मांस, मदिरा, इससे जितना आप बच सकते हैं उससे बचने का प्रयास कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। अगली बार फिर मैं एक छोटी सी वीडियो क्लिप बनाने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।